हेलो गाइस। तो सीआरपीसी की फोर्थ वीडियो है ये, और इसमें मैं आपको बताऊंगी सेक्शन 61 से लेके 90 तक। प्रीलिम्स के लिए ये प्रोविजंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मेंस का इसमें से नहीं ज़्यादा आता है। सो आगे हम स्टार्ट करते हैं। आप 1 to 60 प्लीज़ रिवाइज़ कीजिएगा, मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उनमें मैंने बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 61 से 90 बेसिकली है प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अपीयरेंस किसी की भी करवा सकते हैं, एक्यूज्ड, विक्टिम या विटनेस की। अब यहाँ पे हम किसी को बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, बेसिकली यही बताया गया है, जैसे समन के द्वारा या वारंट के द्वारा या प्रोक्लेमेशन के द्वारा। तो ये चीज़ें अब हम 61 से 90 में पढ़ेंगे। मैं बेरेक में से नहीं करवा रही क्योंकि ज़्यादा उसमें पढ़ने का नहीं है। अगर ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं आप इनमें से भी कर लेते हैं तो प्रीलिम्स का कहीं नहीं जाएगा, इन्हीं में से आता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं समन्स। 61 से 69 जो हैं वो समन्स को डिफाइन करते हैं। समन्स कैसे भेजा जाएगा, कौन लेके जाएगा, कैसे आना है, मिलता नहीं है तो क्या होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट पे कैसे होगा, पोस्ट के द्वारा कैसे होगा, ये सब प्रोविजंस इसमें हैं। सो पहला जो सेक्शन है 61, फॉर्म क्या होगा समन का, फॉर्म ऑफ समन्स, यानी कि समन कैसा होगा। समन जो होगा राइटिंग में होगा, डुप्लीकेट होगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन होगा। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रीलिम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। सेक्शन 62, कैसे भेजा जाएगा, समन्स हाउ सर्व्ड। समन्स पुलिस ऑफिसर के द्वारा भेजा जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट किसी ऑफिसर को बोल सकती है या पब्लिक सर्वेंट। और इसके सेकंड पॉइंट में है कि पर्सनली ही सर्व होता है सम्मन। 63 में कहा गया है कि कॉरपोरेट बॉडीज़ और सोसाइटीज़ को कैसे सम्मन भेजा जाएगा। तो उन्हें भेजने के लिए सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर या कोई प्रिंसिपल ऑफिसर है वहाँ का, या फोर्थ चीफ ऑफिसर ऑफ कॉरपोरेशन। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सेक्शन 64 में है कि सर्विस व्हेन पर्सन समन कैनॉट बी फाउंड। अगर वो नहीं मिलता है तो फैमिली का कोई भी एडल्ट मेंबर है उसको आप समन दे सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई नौकर है उसे आप नहीं दे सकते। सर्वेंट, ये एक्सप्लेनेशन में है, सर्वेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो ये 64 हो गया। उसके बाद है सेक्शन 65। सेक्शन 65 में है कि अगर 62, 63 एंड 64 इफेक्ट में नहीं आते, यानी कि उनका ड्यू डिलीजेंस से भी इफेक्ट वो नहीं हो सकते, तो सर्विंग ऑफिसर एक डुप्लीकेट कॉपी किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट में घर के लगा देगा। कॉन्स्पिशियस होता है क्लियरली नोटिस्ड, जहाँ पे आप उसे नोटिस कर सकें, यानी कि जैसे गेट के पास जहाँ पे नेम प्लेट होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली नोटिस होगा। ऐसे नहीं किसी ऐसी दीवार पे लगा दिया जहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा है कि कोई नोटिस भी लगा हुआ है। तो 62, 63, 64 यानी कि सम्मान अगर नहीं इन तरीक़ों से होता तो 65 में आप अफिक्स करके एक कॉपी को लगा सकते हैं और फिर कोर्ट इंक्वायरी करके ये डिक्लेयर कर देगा कि सम्मन सर्व हुआ है। इंक्वायरी इस चीज़ की करेगा कि क्या सर्विंग ऑफिसर ने उस पर्सन को ढूंढा, या अगर मिला नहीं तो फैमिली मेम्बर को दिया, नहीं दिया, उस इंक्वायरी करने के बाद और ये देखने के बाद कि क्या कॉन्स्पिशियस पार्ट में लगाया गया है, तो ये डिक्लेयर कर देगा कि समन सर्व हो गया है। सेक्शन 66, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। वहाँ पे आपको हेड ऑफिस में देना होगा। हेड ऑफिस में जहाँ पे समन पर्सन नौकरी करता है वहाँ पे आप उस समन को दे देंगे, और जो वहाँ का हेड है एंडोर्समेंट को साइन करने के बाद ये बता, और 62 के जो भी प्रोविज़न हैं यानी कि उस पर्सन को देने के बाद ये बता देगा, ये एंडोर्स कर देगा कि हाँ समन जो है ले लिया गया है और उसे साइन कर देगा।
और इन फ्यूचर अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो जो ये साइन होगा ये एविडेंस होगा कि सम्मन सर्व हो चुका है। सेक्शन 67 है सम्मन्स टू सर्व आउटसाइड लोकल लिमिट्स। अब अगर आपको अपनी लोकल लिमिट से बाहर भेजना है तो उसको उस जुरिस्डिक्शन के मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा जहाँ पे वो सम्मन्ड पर्सन रहता है। 67 में ये बात कही गई है। फिर है सेक्शन 68। सेक्शन 68 में कहा गया है वेयर सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट। अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो उसके द्वारा साइन किया गया एक एफिडेविट होगा कि सम्मन सर्व हुआ है। उसको भी माना जाएगा कि हाँ सर्विंग ऑफिसर ने सर्व कर दिया था उस एफिडेविट को, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ही, नहीं तो अगर वो अटेंडेंस में है तो एफिडेविट की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें लास्ट प्रोविज़न है सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। पोस्ट के द्वारा भी आप भेज सकते हैं, उसके साथ एडिशन में या साइमल्टेनियसली जहाँ पे विटनेस रहता है, किसके साथ, समन के साथ। और अगर उसने सपोज रिफ्यूज़ कर दिया तो कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि इशू हो गया है। तो ये आपका जो 61 से लेकर 69 तक का पार्ट है समन का, ये ख़त्म हो गया है। उसके बाद आता है वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी कि 70 से 81 आएगा अरेस्ट का वारंट। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें से तकरीबन हरियाणा में तो ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे 70 में से ये पूछा गया था कि जो आपका वारंट है वो उसकी कंडीशंस बताइए, राइटिंग में, साइन में और सील में। तो सेक्शन 70 स्टार्ट करते हैं। फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। अब पहले पॉइंट में लिखा गया है कि वारंट होगा कैसे, यानी कि वो राइटिंग में होगा, साइंड होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर का और वहाँ पे सील ऑफ कोर्ट होगी। सेकंड पॉइंट में है ड्यूरेशन। आपने एक बार वारंट इशू कर दिया अरेस्ट का तो वो कब तक वैलिड रहेगा, या तो आप कैंसिल करने का एक और ऑर्डर नहीं देते, सेकंड जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता, और इसमें वर्ड यूज़ है यानी कि दोनों में से कोई भी कंडीशन। अनटिल कैंसल और अनटिल एग्जीक्यूटेड ये हरियाणा के एडीए में आ चुका है 2016 के प्रीलिम में, तो इम्पॉर्टेंट है ड्यूरेशन। पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। अब कोर्ट जो है एग्जीक्यूट कर सकती है एक बॉन्ड, किसके साथ, वारंट के साथ, विद सफिशिएंट श्योरिटीज एंड उसको रिलीज कर सकती है। यानी कि आपने वारंट का ऑर्डर दे दिया, उसके बाद अगर कोर्ट चाहे तो मे यूज है यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर है, एक बॉन्ड को भी एग्जीक्यूट कर सकती है विद सफिशिएंट श्योरिटीज। और एंडोर्समेंट में क्या होगा कि कितनी श्योरिटी होंगी, कितना अमाउंट आपको देना होगा, और अगर आप अरेस्ट नहीं, अपना मतलब आपका अरेस्ट नहीं हो रहा है तो आपको कब अटेंड करना होगा कोर्ट को, क्योंकि उसका मकसद ही वही है वारंट का, टाइम टू अटेंड द कोर्ट। तो इसीलिए उस एंडोर्समेंट में ये तीनों चीज़ें होंगी। ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ध्यान रहे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है, तो कोर्ट में। 72 में है वारंट टू हुम डायरेक्टेड। अब वारंट तो इशू हो गया, 70 में पड़ा, और 71 में की सिक्योरिटी भी ली जा सकती है। 72 में है कि किसे दिया जाएगा वारंट, तो वन और मोर पुलिस ऑफिसर को, या कोर्ट चाहे तो किसी दूसरे पर्सन को भी दे सकता है अगर पीओ अवेलेबल यानी पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है उस केस में। सेक्शन 73 है वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। ये प्रीलिम का क्वेश्चन है कि कौन वारंट इशू करेगा किसी भी पर्सन को, तो वो करेगा CJM या मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। मे डायरेक्ट ए वारंट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी escaped convict, proclaimed offender or accused of non-bailable offense and in evading arrest। यानी कि कोई भागा हुआ कन्विक्शन से भाग रहा बंदा है, या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या नॉन बेलेबल ऑफेंस का कोई एक्यूज्ड है,
उस केस में किसी भी पर्सन को ये दोनों अथॉरिटी यानी कि CJM और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है ये वारंट इशू कर सकते हैं किसी पर्सन को फॉर द वारंट ऑफ अरेस्ट। उसके बाद सेक्शन 74 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। अब 74 में ये है कि जो वारंट है वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को दिया जा सकता है और एग्जीक्यूशन के लिए किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को भी दिया जा सकता है। उसके बाद है सेक्शन 75 नोटिफाई टू पर्सन अबाउट वारंट ऑफ अरेस्ट। अब अरेस्ट के लिए अगर आप गए तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बताएं उस पर्सन को कि आपके खिलाफ ये वारंट जो है अरेस्ट का इश्यू हुआ है, और पूछने पर उसको शो भी करना होगा कि ये वारंट है आपके खिलाफ, एंड इफ सो रिक्वायर्ड शैल शो हिम द वारंट। उसके बाद सेक्शन 76 पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। बिना किसी देरी के, और जो जर्नी है वो एक्सक्लूड की जाएगी, यानी कि किसी प्लेस से आप मजिस्ट्रेट के पास उसे लेके जाते हैं वो टाइम माइनस हो जाएगा, और 24 की जो लिमिट हम पढ़ते हुए आए हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। सेक्शन 77 इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। तो वारंट को एग्जीक्यूट कहीं पे भी आप कर सकते हैं, एट एनी प्लेस इन इंडिया। एग्जीक्यूशन माने पकड़ना, क्योंकि एग्जीक्यूट तो तभी होगा ना वारंट ऑफ अरेस्ट का, तो एग्जीक्यूट आप कहीं पे भी कर सकते हैं। उसके बाद है वारंट फॉरवर्ड आउटसाइड जुरिस्डिक्शन फॉर एग्जीक्यूशन। अब दूसरी जुरिस्डिक्शन में फॉरवर्ड किया जाएगा वारंट को, तो वहाँ पे किसकी जुरिस्डिक्शन में और कौन पास करेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस अपनी लोकल लिमिट्स में उसे एग्जीक्यूट करवाएंगे जब आउटसाइड होता है। 79 में है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अब वारंट दिया गया है पुलिस ऑफिसर को फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन के लिए, तो पुलिस ऑफिसर उसे ले लेगा एंडोर्स के लिए। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर उससे बड़ा जो रैंक में है यहाँ पे उससे वो मतलब है उसके पास भेजा जाएगा, और ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पीओ हैं ये उसे एंडोर्स करेंगे और उस पुलिस जो ऑफिसर वाले को एग्जीक्यूशन के लिए दे देंगे। उसके बाद है सेक्शन 80। सेक्शन 80 में है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशू। अब वारंट इशू हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास लाया जाएगा। अगर 30 किलोमीटर के एरिया में कोर्ट का डिस्टेंस इन तीनों से कम है तो आप उसे इन तीनों के बजाय उस कोर्ट के पास लेके जाएंगे। ध्यान रहे सेक्शन 80 आउटसाइड जुरिस्डिक्शन के लिए है। जब वारंट ऑफ अरेस्ट आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूट होता है उस केस में ये प्रोविज़न अप्लाई होगा कि वैसे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी, कमिश्नर के लिए हमने बोला है आउटसाइड 78 में पड़ा, लेकिन अगर जो कोर्ट है वो पास में है और विद इन 30 किलोमीटर है तो कोर्ट के पास लाया जाएगा, ना कि इन 3 बंदों के पास। उसके बाद है सेक्शन 81। सेक्शन 81 है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। अब ये प्रोसीजर वो है कि मजिस्ट्रेट के पास पर्सन अरेस्ट को लेके आए हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर, if the person arrested appears to be in the person intended by the court which issued the warrant, direct his removal in custody to such court। तो ये अगर 3 बंदों के पास आए तो वो कस्टडी कोर्ट में दे दी जाएगी। अगर बेलेबल है तो आपको बेल दे दी जाएगी, नॉन बेलेबल है
तो सीजेएम और सेशन जज के पास ही पावर है उसे रिलीज करने की, और किसी भी जज के पास नहीं है। तो ये दोनों आपको अच्छी तरह से प्रीलिम्स के लिए याद करने हैं, सीजेएम और सेशन जज। और सिक्योरिटी एज सच 71 के तहत ली जाएगी। उसके बाद 82 से 86 जो है प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है 61 से लेके 90 में। अब सेक्शन 82 बोलता है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। सपोज कोई पर्सन भाग रहा है किससे? वैसे नहीं भाग रहा है वो, यानी कि सम्मन या वारंट से अगर भाग रहा है तो कौन? कोर्ट। और ये बिलीव करती है, रीज़न टू बिलीव यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है। कब? एविडेंस चाहे लिए हों चाहे ना, ये बिलीव करती है कि ऐसा पर्सन एब्सकॉन्ड कर रहा है, बच रहा है, कंसील कर रहा है कि वारंट एग्जीक्यूट ना हो, तो वहाँ पे प्रोक्लेमेशन पब्लिश करेगी कोर्ट। 30 दिन से ज़्यादा का ही टाइम मिलेगा, कम का टाइम नहीं मिल सकता। ये 30 डेज कब से काउंट होंगे? ये 30 डेज होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। यानी कि आपने अगर 1 तारीख को किया तो 30 दिन से फालतू का ही उसे टाइम मिलेगा, कम का आप नहीं दे सकते। 30 तो मिनिमम है। और प्रोक्लेमेशन के लिए सेकंड पॉइंट में बताया गया है, क्या है प्रोक्लेमेशन? कि उस प्रोक्लेमेशन को पढ़ा जाएगा किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस में, कोई टाउन या विलेज जहाँ पे भी वो पर्सन बिलोंग करता है, या उसके किसी घर के पार्ट में अफिक्स कर दिया जाएगा। और सी में है कि कोर्ट हाउस में भी अफिक्स किया जाएगा। उसके बाद एक और इसमें पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, कि कोर्ट, इस 2 का सेकंड पॉइंट है, कोर्ट पब्लिश भी कर सकता है प्रोक्लेमेशन किसी न्यूज़पेपर में जहाँ पे वो बंदा रहता है, डेली न्यूज़पेपर, जो जिस बंदे को हम पकड़ना चाह रहे हैं वहाँ का कोई सर्कुलेट होता है जो डेली पढ़ते हैं, तो उस किसी भी न्यूज़पेपर में एक में ये भी आप पब्लिश करवा सकते हैं। 82 में बाकी पॉइंट्स 3rd 4th कुछ खास नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप आइए 83 में। 83 जो सेक्शन है अटैचमेंट ऑफ पर्सन, प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन। अब आती है 83 में अटैच करने की, प्रॉपर्टी को अटैच करने की, किसकी? जो एब्सकॉन्ड कर रहा है। अब प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद आप उस पर्सन की प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, लेकिन प्रोक्लेम्ड पर्सन से ही बिलोंगिंग होनी चाहिए, वो किसी और से बिलोंग ना करती हुई हो। प्रोवाइडेड में है कि कोर्ट जो है जब वो प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है, यानी कि 82 में, और वो एक एफिडेविट से सेटिस्फाई भी होता है कि जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है वो डिस्पोज कर सकता है प्रॉपर्टी को, पूरी को या कोई पार्ट को, या रिमूव कर सकता है, तो वो प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट का भी ऑर्डर दे सकते हैं। जो 82 में है ये उससे रिलेटेड है, मतलब कि 82 + 83 हो जाएगा यहाँ पे, ये कहा गया है प्रोवाइडेड में। और सेकंड में है कि कौन इंडोर्स करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उसी के एरिया में आएगी ना, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको इंडोर्स कर देगा। सेक्शन 84 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। अब अटैच हो गई, लेकिन अब किसी और बंदे को लगता है कि जो अटैच हुई है वो प्रॉपर्टी तो मेरी है, उस प्रोक्लेम्ड पर्सन की तो नहीं है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। तो 6 महीने के अंदर अंदर, अटैचमेंट के डेट से 6 महीने के अंदर अंदर वो पर्सन जाके कोर्ट में कह सकता है कि इसमें तो मेरा इंटरेस्ट है, उस बंदे का नहीं। तो ये क्लेम ऑब्जेक्शन किसके पास जाएगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वो जा सकता है। और सपोज कीजिए उसको डिसअलाउ कर देते हैं, तो वो 1 साल के अंदर अंदर ऐसे ऑर्डर से, किस ऑर्डर से? अटैचमेंट के ऑर्डर से, सॉरी, जो ऑर्डर पास किया गया है कि नहीं, आपको अलाउ नहीं किया जाता क्लेम ऑब्जेक्शन के लिए, तो उससे काउंट करके 1 साल के अंदर अंदर आप सूट भी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। उसके बाद है 85 में है रिलीज, सेल, रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर हो जाता है
तो उस प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर दिया जाएगा। नहीं होता है तो स्टेट गवर्नमेंट उसे सोल्ड कर देगी। और ये सोल्ड कब करेगी? 6 महीने के बाद, क्योंकि हमने 84 में पढ़ा कि 6 महीने के अंदर अंदर प्रोक्लेम पर्सन से जो दूसरा पर्सन है वो आ सकता है, तो इसीलिए वो 6 महीने के लिए रुकेगी। या अगर 6 महीने के अंदर अंदर प्रोसीडिंग कंप्लीट कर ली गई ऑब्जेक्शंस की, तो उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन उसे रुकना होगा। और अगर अटैचमेंट के 2 साल के अंदर अंदर, विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ अटैचमेंट, कोई पर्सन अपीयर होता है, यानी कि जिसकी अटैच की गई थी, और वो ये रीज़न देता है कि वो भाग नहीं रहा था या कंसील नहीं कर रहा था, जस्ट उसको नोटिस ही नहीं हुआ कि उसके खिलाफ ऐसा इशू किया गया है प्रोक्लेमेशन का, तो जो नेट प्रोसीड हैं, जो भी सेल करके गवर्नमेंट को आई है, क्योंकि वो तो 6 महीने ही वेट करेंगे और वो आया है विद इन 2 ईयर्स, तो अभी तो टाइम में वो सेल भी कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी उसकी प्रोसीड्स आएंगी, नेट प्रोसीड, वो उस पर्सन को दे दी जाएंगी कि लो, हमने आपकी प्रॉपर्टी बेच दी थी और ये ऐसे ऐसे फलाना पैसे आपके हैं, आप ले लीजिए। और 86 में आपकी अपील है। अगर 2 साल में आप आते हैं, अगर आपको अपील करनी है कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए थी प्रॉपर्टी, मैं तो भाग नहीं रहा था, तो ये सारी अपील आप 86 में करेंगे। उसके बाद 87 से 90 जो है वो अदर रूल्स हैं। अदर रूल्स में इश्यू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन, यानी कि समन के साथ साथ आप वारंट भी इशू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है या तो समन इशू होने के पहले या बाद में कि वो पर्सन जो है शायद भाग जाएगा या समन ओबे नहीं करेगा, यानी कि आपको एक लगता है, तो आप वहाँ पे वारंट इशू कर सकते हैं। या फिर फेल्स टू अपीयर, यानी कि वो शायद मानेगा नहीं कि उसके खिलाफ ऐसे ऐसे समन ड्यूली सर्व हुए हैं, और अपने जो फेलियर के ना आने के कुछ रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं देगा, तो वहाँ पे भी आप वारंट को इशू कर सकते हैं। किसके साथ? इन एडिशन टू समन, जो हम 61 से 69 में समन पढ़ते आए हैं, उसके साथ 70 से 80 वाले प्रोविजन यानी वारंट वाले भी लगा पाएंगे इन 2 कंडीशन में। और इन 2 कंडीशन को आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह याद कीजिएगा। सेक्शन 88 में है पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अगर वो कोर्ट में ही प्रेजेंट है तो उससे बॉन्ड ले लिया जाएगा, और बॉन्ड की ब्रीच करने पे उसे अरेस्ट किया जाएगा, ये सेक्शन 89 में है। और सेक्शन 90 में प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। तो थैंक यू गाइज, 61 से 90 हो गए, आगे हम 91 की बात करेंगे।